नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। आज खर्चा पानी में बात करेंगे सरकार की छप्पर फाड़ कमाई की और साथ ही बताएंगे कि कैसे देश में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बेचने वाली चाइनीज कंपनी इस सरकारी कमाई में सेंध लगा रही हैं। यानी उन्होंने टैक्स चोरी की कौन कौन सी नई तिकड़म में इजाद की हैं। भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें लगाने के बावजूद चाइनीज मोबाइल कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग, बोगस रॉयल्टी और तमाम रास्तों से किस तरह चीन में बसी अपनी पेरेंट कंपनियों को बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचाती रही हैं। चर्चा इस बात पर भी होगी कि अप्रैल में करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन के पीछे क्या है। इकोनॉमिक गतिविधियों में तेजी आ रही है या इसके पीछे कुछ और ही कहानी है। जो भी हो, आपको ये भी बताएंगे कि बढ़ती सरकारी कमाई हाल फिलहाल हमारे आपके लिए क्यों एक अच्छी खबर है। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. पहली सुर्खी भी आर्थिक गतिविधियों में तेजी संकेत दर्शाती है। फैक्ट्री एक्टिविटीज यानी कारखानों में उत्पादन की रफ्तार बढ़ रही है। S&P ग्लोबल की मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी PMI अप्रैल में 54.7 पर पहुंच गया, जो एक महीने पहले यानी मार्च में 54 था। इंटरनेशनल डिमांड भी 9 महीने के उच्चतम स्तर पर दर्ज हुई है। इससे जुड़ी रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स दोनों की डिमांड में तेजी आ रही है। दूसरी सुर्खी शेयर बाजारों से है। हफ्ते के पहले दिन भी शेयर सूचकांक दबाव में रहे। पिछले सत्रों की गिरावट के बाद मार्केट में आई बिकवाली को जानकार LIC IPO से जोड़कर देख रहे हैं। देश का सबसे बड़ा IPO बुधवार 4 मई को खुल रहा है। माना जा रहा है कि इसमें पैसा लगाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, जिससे मार्केट में गिरावट बनी हुई है। आज यानी सोमवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 85 अंक गिरावट के साथ 56,976 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक फिसलकर 17,069 के स्तर पर बंद हुआ। LIC का IPO आज एंकर इन्वेस्टर्स के लिए खुल गया था। अब आते हैं आज के खास मुद्दों पर। इसके पहले कि हम अप्रैल में हुए रिकॉर्ड तोड़ GST कलेक्शन और आर्थिक रिकवरी के बड़े संकेतों की बात करें, आपको बताते हैं कि देश में सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन बेचने वाली चाइनीज कंपनी Xiaomi इंडिया पर क्या आरोप लगे हैं और उसकी मोडस ऑपरेंडी पर दूसरी कंपनियां भी चलीं तो सरकार को कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। चीन की मोबाइल कंपनी Xiaomi इंडिया पर प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में उसके 5551 करोड़ 27 लाख रुपए जब्त कर लिए हैं। यह रकम कंपनी के अलग अलग बैंक खातों में जमा थी। कंपनी पर आरोप है कि उसने रॉयल्टी के नाम पर चीन में बसी अपनी पेरेंट कंपनी और दूसरी कंपनियों को बड़ी रकम भेजी है। ईडी की कार्रवाई रातों रात नहीं हुई है। बीते जनवरी और दिसंबर में इनकम टैक्स, GST और DRI जैसी एजेंसियों ने Xiaomi इंडिया सहित कई चाइनीज मोबाइल कंपनियों के भारतीय परिसरों पर छापेमारी की थी। इन छापों में मिले दस्तावेजों से पता चला कि Xiaomi मोबाइल उत्पादन और बिक्री की कॉन्ट्रैक्ट शर्तों के मुताबिक चीन स्थित कंपनियों क्वालकॉम USA और बीजिंग Xiaomi मोबाइल सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन लिमिटेड को रॉयल्टी और लाइसेंस फीस का भुगतान करती है, लेकिन भुगतान की इस रकम को इंपोर्ट की कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू में शामिल नहीं करती। यानी कंपनी ने सरकार को जितनी रकम पर कस्टम ड्यूटी चुकाई, वो रकम कहीं और बड़ी होती अगर उसमें रॉयल्टी और लाइसेंस फीस शामिल की गई होती। उस समय DRI का आकलन था कि Xiaomi इंडिया ने करीब 653 करोड़ का चूना लगाया है, यानी अंडर वैल्यूएशन से 653 करोड़ रुपए बचा लिए गए, जो कस्टम ड्यूटी के तौर पर सरकारी खजाने में जाने चाहिए थे। तब कंपनी ने कहा था कि वो जांच में सहयोग देगी और टैक्स नियमों का पालन करेगी। शनिवार को जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 5,000 करोड़ से ज्यादा रकम जब्त करने का खुलासा किया तो लगा कि रॉयल्टी के नाम पर होने वाली टैक्स चोरी का दायरा बड़ा हो सकता है। हालांकि सरकार अभी बहुत कुछ साफ करने से बच रही है, लेकिन आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सिर्फ Xiaomi ही नहीं बल्कि दूसरी कई कंपनियां भी रॉयल्टी के नाम पर भारत सरकार को चूना लगा रही हैं। अब आपको बताते हैं कि क्या है ये रॉयल्टी और इसकी आड़ में कैसे होती है
टैक्स चोरी। Xiaomi इंडिया भारत में MI ब्रांड के मोबाइल फ़ोन बेचती है। ये स्मार्टफोन कंपनी या तो चीन से सीधे इंपोर्ट करती है या फिर भारत में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के जरिए असेंबल करती है। असेंबलिंग के लिए भी इनके पार्ट चीन से ही आयात होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर भी पहले मोबाइल फ़ोन Xiaomi इंडिया को बेचते हैं, उसके बाद वो इसे रिटेल मार्केट में उतारती है। जानकारों का कहना है कि जब कोई देसी या विदेशी कंपनी की भारतीय इकाई बाहर से माल मंगाती है या पार्ट्स लाकर यहाँ असेंबल करती है तो मूल कंपनियों के साथ उसके कुछ कारोबारी समझौते होते हैं। इसके तहत उत्पाद की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या बिक्री करने वाली कंपनी मूल कंपनी को तय दरों पर रॉयल्टी और लाइसेंस फीस चुकाती है। सरकार की नज़र में यह फीस भी बाहर से आने वाले माल की कीमत यानी इम्पोर्ट वैल्यू में शामिल होनी चाहिए। जनवरी में रेट के बाद DRI ने कहा कि ना तो Xiaomi इंडिया और ना ही इसके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स ने रॉयल्टी और लाइसेंस फीस को इंपोर्ट वैल्यू में यानी जिस रकम पर ड्यूटी चुकाई जाती है उसमें शामिल किया। यह कस्टम एक्ट और कस्टम वैल्यूएशन रूल्स 2007 का खुला उल्लंघन है। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने रॉयल्टी के आड़ में 3 विदेश आधारित संस्थाओं को 5,551 करोड़ रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा ट्रांसफर की है। इस बारे में हमने एक्सपर्ट से भी बात की, देखिए उन्होंने क्या कहा। बेसिकली ये चाइनीज कंपनी है और Xiaomi, और उसमें बेसिकली हमें ये समझना होगा कि इस टाइम जो है स्मार्टफोन में वो हाईएस्ट इनका शेयर है और इंडिया लेवल में। तो मैं डेटा देख रहा था कि 28% जो है Xiaomi का इस टाइम स्मार्टफोन में शेयर है इंडियन मार्केट। तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है बेसिकली कि जो ईडी है, इनकम टैक्स है, दोनों जो एजेंसी है उन्होंने इस टाइम 5,551 करोड़ रुपया जब्त किया है इनका, इस कंपनी का। और कारण ये बताया गया है कि ये करप्शन कर रहे हैं, एक तरह से या फॉरेन एक्सचेंज जो मैनेजमेंट एक्ट है उसका वायलेशन कर रहे हैं। और वायलेशन में ये कहा गया है कि बेसिकली जो ये रेमिटेंसेस भेज रहे हैं बाहर, जो है पैसा भेज रहे हैं, और वो पैसा जो है वो इलीगल है, क्योंकि वैसे वो पैसा नहीं भेज सकते हैं। तो उस तरफ से एक लेवल पे जो Xiaomi कंपनी के मैनेजर हैं उन्होंने उनका जवाब भी दिया है कि हम लोग ऐसा कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, और हमने जो पैसा दिया है वो रॉयल्टी पेमेंट है, लाइसेंस जो हम खरीद रहे हैं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए, उसमें हमने 3 कंपनियों को ये पैसा दिया है या डॉलर दिए हैं। और उसमें उनका कहना है कि एक जो है वो चाइना में कंपनी है, हमारी जो पेरेंट कंपनी है Xiaomi की, और जो 2 कंपनियां हैं वो अमेरिका में हैं। लेकिन उसके पैरेलली फिर ईडी अपनी तरफ से रिपोर्ट में हमने देखा भी है, वो ये बात कर रही है कि नहीं, आपकी ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं है Xiaomi की इन कंपनी से, जस्ट जो है इलीगल रेमिटेंसेस जो ट्रांसफर किए जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो भी Xiaomi प्राइवेट इंडिया लिमिटेड कंपनी है, आपका ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग जो है या इस तरह के ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ पे इंडियन जितनी भी कनेक्टेड कंपनीज है इंडिया में वो है। तो इनफैक्ट डिबेट है कि एक साइड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो ईडी है या इनकम टैक्स है इंडिया में, वो ये कह रहे हैं कि ये करप्शन है और ये फॉरेन एक्सचेंज जो मैनेजमेंट एक्ट है फेरा 1999 उसका उल्लंघन है। लेकिन कंपनी कह रही है नहीं, ये बेसिकली हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसमें कि हम रॉयल्टी और जो लाइसेंस के लिए, हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए यहाँ इंडिया में जो फोन हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसके लिए ये पेमेंट है, जो पेमेंट हमने फरवरी 2022 में दी है। अगेन जैसे कि हम जीएसटी के बारे में बात कर रहे थे, उसमें भी ये पॉइंट मैं जरूर कहूंगा, ये हमें ध्यान रखना होगा कि ये बात सही है कि चाइना और इंडिया में एक कॉन्फ्लिक्ट तो है, तो इकोनॉमिक लेवल पे उसके इम्पैक्ट भी डिफरेंट ढंग से होते हैं। और ये भी सच है कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो अलग तरीके से ट्रांजैक्शन तो होती है कि जो एक तरह से उनका जो इनकम है या जो एक तरह से प्रॉफिट है, वो ये रिटेल अर्निंग है, उनके अलग अलग ढंग से वो ट्रांसफर की जाती है। और मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि ये सच बात है कि एक तरह से ये रॉयल्टी के लिए पेमेंट नहीं हुई थी या लाइसेंस के लिए पेमेंट नहीं हुई है, जस्ट ये डाइवर्ट करने की एक तरह से एक्ट था। और ये, लेकिन मैं उसके साथ एक चीज और लिंक करना चाहूंगा जिससे दर्शक समझ पाए कि अल्टीमेटली जब बड़ी कंपनियां होती हैं तो इतने हजारों करोड़ रुपया या जो बिलियन डॉलर भी जो है उस तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं। लेकिन मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ इसमें कि वही इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड हो,
ये ना हो कि अमेरिका की कंपनी की तरफ जो है दूसरे ढंग से एक्ट हो, और जो या इंडियन कंपनी की तरफ दूसरे ढंग से एक्ट हो, चाइनीज कंपनी क्या जो है डिफरेंट एक्ट हो। तो नटसेल में ये कहना चाह रहा हूँ इस पॉइंट पे मैं, या दर्शकों से शेयर करना चाह रहे हैं कि अल्टीमेटली ग्लोबलाइजेशन है, ये वैश्वीकरण का दौर है, और जब सारे कंपनियां ऐसे वर्क कर रही हैं तो नेचुरली इस तरह की इलीगल पेमेंट या ट्रांजैक्शंस नहीं होने चाहिए, और गवर्नमेंट को एक्ट करना चाहिए, और अधिकार भी है गवर्नमेंट का या उन एजेंसीज का। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो बराबरी स्तर पे हो, फिर ट्रीटमेंट सब कंपनी की बराबर हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कहाँ से ओरिजिन है उस कंपनी। अब बात करते हैं बम्पर जीएसटी कलेक्शन की, जो इसी तरह जारी रहा तो सरकारी खजाना लबालब भर सकता है। अप्रैल में सरकार को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी के मद में इतना टैक्स मिला है जिसकी खुद उसने कल्पना नहीं की थी। अप्रैल में 1.68 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इससे पहले मार्च में करीब 1.4 लाख करोड़ जीएसटी आया था, तब वह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड था। असल में 5 साल पहले जीएसटी लागू होने के बाद से सरकार को हर महीने औसतन 1 लाख करोड़ रुपए जीएसटी मिलता था, कभी कम तो कभी ज़्यादा। शुरू के वर्षों में और कोविड के दौरान तो ये कमाई काफ़ी घट गई थी, लेकिन पिछले 7-8 महीनों से कलेक्शन न केवल 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है, बल्कि लगातार बढ़ भी रहा है। ये कमाई अचानक कैसे बढ़ गई और आपके लिए इसमें क्या राहत छिपी है, इस पर तो चर्चा करेंगे ही। आपको ये भी बताते चलें कि इस 1,68,000 करोड़ रुपए का ब्रेकअप क्या है, यानी पैसा आया कहां से और जाएगा कहां। अप्रैल में आए 1.68 लाख करोड़ में 33,159 करोड़ केंद्रीय जीएसटी यानी सीजीएसटी है, जो केंद्र सरकार के खाते में जाएगा। 41,793 करोड़ राज्य जीएसटी यानी एसजीएसटी है, जो राज्यों में बांटा जाएगा। जिस राज्य में जितना आया होगा उतना उसे मिल जाएगा। तीसरा कंपोनेंट है आईजीएसटी यानी इंटरमीडिएट जीएसटी। इसमें 81,939 करोड़ रुपए आए हैं। इसमें बहुत सी राशि इंपोर्ट में भी आती है और इंटरेस्ट व्यापार से भी। इस रकम में भी राज्यों को बड़ा हिस्सा मिलता है। अप्रैल के आंकड़े मार्च की सप्लाई पर टैक्स को दर्शाते हैं। इस बम्पर कमाई के साथ ही एक और आंकड़े पर नजर डालें तो पाएंगे कि इकोनॉमिक गतिविधियों में वाकई तेजी आई है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक मार्च 2022 में कुल 7.7 करोड़ ई वे बिल क्रिएट हुए, जो फरवरी 2022 में 6.8 करोड़ ई वे बिल से 13% अधिक है। ई वे बिल एक जगह से दूसरी जगह माल ढुलाई के लिए अनिवार्य होता है और ये बताता है कि ज़्यादा माल ढुलाई हुई है, यानी सप्लाई बढ़ी है। खैर, इस कमाई का आपके लिए सबसे बड़ा सबब यह है कि इसी महीने होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी दरों में बड़े बदलाव की बात हो रही है। कहा यह भी गया है कि सरकार कुछ चीज़ों के टैक्स रेट को ऊपरी स्लैब में ले जा सकती है, यानी उन पर टैक्स ज़्यादा लगेगा, यानी महंगाई बढ़ेगी। हालांकि बाद में सरकार ने इस पर सफाई भी दी थी। अब बम्पर कलेक्शन से साफ है कि सरकार फिलहाल ऐसा कोई रिस्क नहीं लेगी। दूसरी तरफ इस कमाई से साफ है कि डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ी हैं। लोग ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं और उन पर सरकार को ज़्यादा टैक्स मिल रहा है। और क्या है वजह, इस पर भी हमने एक्सपर्ट से बात की, देखिए उन्होंने क्या कहा। बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं कि क्या क्या रीजन है कि इतना बड़ा जंप जो है वो दिख रहा है। तो कुछ इकोनॉमिक्स कह रहे हैं कि बेसिकली ये पॉइंट आ रहा है कि जो या इनफैक्ट गवर्नमेंट भी कह रही है कि इकोनॉमिक रिकवरी है जो आप भी बोल रहे हैं, तो इसलिए इकोनॉमिक रिकवरी का एक सिग्नल की बात हो रही है, क्योंकि इतना बड़ा जंप जो है वो नहीं देखा गया है। तो इसलिए जो कोविड के दौरान जो है जितना डाउनफॉल हुआ था उसके मुकाबले जो है ये काफी बड़ी रिकवरी है। लेकिन इसके साथ ये भी याद रखना होगा कि जुलाई जो 21 से 2021 से ऑलरेडी जो है 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जो है वो टैक्स रिटर्न आ रहा है। तो एक पॉइंट तो यही है जो इकोनॉमिक रिकवरी की बात है। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अप्रैल में क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव दिया गया है कि आप यदि टाइम से फाइल करते हैं जितना जीएसटी है आउटस्टैंडिंग, तो आपको जो है क्रेडिट जो होगा, जो इनपुट कॉस्ट होती है उसको गवर्नमेंट जो है क्रेडिट जो है वो पे करती है। तो यदि आप टाइम पे जो है टैक्स आप पे कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का ये कहना है या गवर्नमेंट कर भी रही है कि हाँ टाइम से आपको क्रेडिट भी देंगे। एक पॉइंट ये भी है कि अप्रैल में लोग इसलिए भी पेमेंट कर रहे हैं कि जो है कंप्लायंस जो है ज्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि इंसेंटिव जो है गवर्नमेंट की तरफ से वो आया है।
तीसरी चीज ये भी कही जा रही है इसमें कि अप्रैल में, क्योंकि लास्ट एक तरह से फाइनेंशियल जो है वो क्या कहें मंथ है, उसमें आप पेमेंट करनी थी जितने भी जो टैक्स पेयर्स हैं, तो उन्होंने अप्रैल में सबसे ज्यादा एंट्रीज हुई हैं। तो ये भी एक कारण बोला जा रहा है। तो इनफैक्ट थर्ड रीजन ये कहा गया है कि अप्रैल में लोगों को क्लियर करने थे अपनी आउटस्टैंडिंग जितने टैक्स पे करना था, इसलिए ये बात आ रही है। जो फोर्थ पॉइंट इकोनॉमिक्स ये भी कह रहे हैं कि बेसिकली ये इन्फ्लेशन को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब ये नई थोड़ा सा एडवर्स बात है कि आप यदि जब रिटर्न पे कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस रिटर्न में आपको टैक्स का जो है वो भी कंट्रीब्यूशन जो है वो दिख रहा है। तो ये एक बात सही है कि रिकवरी एक तरफ बात बोली जा रही है, लेकिन साथ में इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो भी दिख रहा है। तो चलो, ये तो बात होगी जो इकोनॉमिक रिकवरी या जो उसकी जो डिबेटिंग पॉइंट है, इकोनॉमिक्स क्या कह रहे हैं, वो बात है। लेकिन यदि इसको डिटेल हम और समझने की कोशिश करें, तो ये भी बात चल रही है कि रियलिटी है ये कि ये एक तरह से जब हम कंपेयर कर रहे हैं पिछले साल के मुकाबले अप्रैल 2021 में, तो 2022 में इतना सारा जो 1.6 हमें 8 लाख करोड़ रुपए जो रिटर्न दिख रहा है जीएसटी में, तो स्टेट वाइज क्या कंट्रीब्यूशन है, ये भी बात हो रही है। और उसमें हम ये देख रहे हैं कि स्टेट वाइज जो कंट्रीब्यूशन है उसका जो उसमें जैसे गुजरात का काफी बड़ा शेयर है, या ये कहें कि महाराष्ट्र का काफी बड़ा शेयर है। उसी में जो है जो बिहार का जो शेयर है वो कम है, और उसमें हमें कहीं ना कहीं एक तरह से कुछ डिफरेंट जो है ग्रोथ रेट दिख रही है। तो जनरली हम देखें कि इस ग्रोथ में जितनी हायर ग्रोथ हमें दिख रही है, और 20% ग्रोथ रेट बोली जा रही है ऑल ओवर इंडिया की, उसमें जो स्टेट वाइज जो ग्रोथ रेट है वो 9 से लेके 25% तक जो है वो ग्रोथ रेट रही है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र की जो ग्रोथ रेट रही है अप्रैल 21 के मुकाबले 22 में जीएसटी देने की, वो जो है 25% रही है। तो एक लेवल पे महाराष्ट्र ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन किया है। और उसके अलावा जो गुजरात है, गुजरात का जो शेयर है, जो जिस क्या दर है उसकी, कितनी तेजी से वो बढ़ी है पिछले अप्रैल के मुकाबले इस अप्रैल 22 में, तो हम देख रहे हैं कि 15% है। लेकिन उसी के मुकाबले, ये तो वैसे भी हमें मालूम है कि रिच स्टेट है इंडिया के गुजरात या महाराष्ट्र, लेकिन बिहार में जो रिटर्न है वो नेगेटिव है, -2% जो है ग्रोथ रेट रही है। तो हमें मतलब ये जरूर ध्यान रखना होगा जब हम इकोनॉमिक रिकवरी की बात कर रहे हैं, तो उसमें डाइवर्स पैटर्न है। तो एक लेवल पे जो रिस्क स्टेट है उनका कंट्रीब्यूशन भी हायर है, और बिल्कुल एक लेवल पे वो जंप हमें दिख रहा है, उछाल है जीएसटी कंट्रीब्यूशन का, लेकिन जो बिहार जैसे जो राज्य है उसका कंट्रीब्यूशन कम है। एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि यूपी का शेयर भी इंक्रीज किया है, या ग्रोथ रेट इनफैक्ट उसकी इंक्रीज की है, वो है 15%, लेकिन उसका जो अमाउंट है वो लगभग 7,000 करोड़ रुपया है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है जीएसटी में। तो यही बातें हैं इसमें कि मुझे लगता है कि जो जीएसटी में हमें जंप दिख रहा है। लास्ट पॉइंट मैं जरूर कहूंगा जो थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट है एज इकोनॉमिक्स में कहना चाहूंगा कि ये हमें ध्यान रखना होगा कि जब जीएसटी का जो कंट्रीब्यूशन है, और उसमें निर्मला सीतारमण जी ने कहा भी है कि स्टेट का रोल बहुत अच्छा रहा है, और इस कारण से हमें इतना जंप दिख रहा है, तो हम इकोनॉमिक रिकवरी कर पाएंगे, जिसमें कि डिबेटिंग इशू है। लेकिन जब निर्मला सीतारमण जब ये पॉइंट कह रही है, तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो 2017 में जब इम्प्लीमेंट किया गया था जीएसटी को, तो उस टाइम स्टेट काफी हद तक ये कह रहे थे कि हमारे लिए काफी चैलेंजेस भी है, खासकर हमारा जो एक तरह से इस फेडरल स्ट्रक्चर में हमारा एक तरह से जो सेल टैक्स था या डिफरेंट टैक्सेस की हमारी पावर है वो कम हुई है जीएसटी के आने से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपनसेट करने के लिए बोला था, लेकिन अभी भी जो है स्टेट काफी डिमांड कर रहे हैं, और काफी हद तक जो है वो कंपनसेशन नहीं दिया गया है। इनफैक्ट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि उनको लोन के रूप में कंपनसेशन दिया गया है, जो कि क्रिटिकल है। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र अभी भी कह रहा है कि लगभग उनका 25,000 करोड़ रुपए अभी भी देनदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है उनके लिए है। और वो कई कई तो नॉन बीजेपी स्टेट ये भी कह रहे हैं कि पार्शलिटी हो रही है, कि हमें उतना जो है कंपनसेट नहीं किया जा रहा है जितना कि बीजेपी रूल स्टेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। तो ये बातें भी इसके साथ है जो
अभी कुछ दिनों पहले ही डायरेक्टर टैक्स के आंकड़े भी आए थे और सरकार ने बताया था कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स के मद में 31 मार्च को खत्म हुए वित्त वर्ष में करीब 1.5 गुना ज़्यादा टैक्स आया है। यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही मोर्चों पर सरकारी खजाना भर रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस कमाई का लाभ जनता तक पहुंचे, उसे महंगाई से राहत मिले और सरकार इसकी बड़ी रकम रोजगार और जन कल्याण की स्कीमों पर खर्च करेगी। इस उम्मीद के साथ ये था आज का खर्चा पानी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।